इस एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं को, जो कि यूपी SSSC पेट सिलेबस पर आधारित है। अगर आप भी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे कि वीडियो को देखते समय ही आपको 50% चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए, पहली विशेषता है विश्व का एक विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत तथा व्यापक है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 2 परिशिष्ट हैं तथा इसे 22 खंडों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, हमारे देश भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 2 परिशिष्ट है और इसे 22 खंडों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है। अब यहाँ हम 2 परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। पहली परिभाषा है HV कामत की। इनकी विशालता के संबंध में, संविधान की विशालता के संबंध में इनका कथन है कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। किसने कहा है? HV कामत ने कहा है। दूसरा परिभाषा है, दूसरा कोटेशन है डॉक्टर जैगिन्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। दोस्तों, ये दोनों परिभाषाएं भी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, आप इसे भी नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अगली विशेषता की बात करें तो लिखित संविधान। दोस्तों, हमारे देश भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। संविधान 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित, जिसको लिखा जाता है, दूसरा होता है अलिखित, जो बिना लिखे हुए होता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताते चलूंगी कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। आप इसे ध्यान दीजिएगा। और हमारे देश का संविधान कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित है। अब तीसरी विशेषता की बात करें तो मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं, जो हमें मूल अधिकार दिए जाते हैं, मौलिक अधिकार, उसे अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। दोस्तों, मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन सन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के श्रेणी से निकाल दिया गया। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे नागरिकों को, लेकिन एक संविधान संशोधन होता है 1978 में, जिसे कहते हैं 44वां संविधान संशोधन। उसमें क्या हुआ कि जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। समानता का अधिकार, जैसे कि सब लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का, आप किसी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार सबको प्रदान है नागरिकों को। फिर उसके बाद आता है चौथी विशेषता, राज्य के नीति निदेशक तत्व या फिर नीति निदेशक सिद्धांत। इसको कहाँ से लिया गया है? दोस्तों, भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड संविधान की भांति भारतीय संविधान में भी नीति निदेशक तत्वों को स्थान दिया गया है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करना व लोकतंत्र को आर्थिक आधार प्रदान करना है। यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। दोस्तों, ये पॉइंट आप नोट डाउन करिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वो किस भाग में है? भाग 4 में है। और अनुच्छेद कितना है? 36 से लेकर 51 के बीच में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। 5वीं विशेषता है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार ही थे, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया।
दोस्तों इसमें क्या था कि जब हमारा मूल संविधान बना था, उस समय पर मौलिक अधिकार ही सिर्फ संविधान में शामिल थे। मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल नहीं किया गया था, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4A और आर्टिकल अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य का निर्धारण किया गया। दोस्तों इसमें सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ये सभी पॉइंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए, लेकिन एक और संविधान संशोधन होता है 2002 में, 86वां संविधान संशोधन। इस सूची में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया, यानी कि वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितना था? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है तो एक और जोड़ दिया जाता है, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को कहाँ के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। आप इन दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, जैसे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वो 6 हैं। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? हमारे देश के संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। 6वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। प्रत्येक 18 वर्ष के स्त्री पुरुष को मतदान करने का अधिकार है। दोस्तों अब यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। पहले वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था उसके द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1989 में। अगली विशेषता है लचीले और कठोर संविधान का मिश्रण। भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। दोस्तों हमारा जो संविधान है, यानी हमारे देश का जो संविधान है, वो ना तो अधिक कठोर है और ना ही अधिक लचीला है। ये एक मिश्रित है, मतलब कि लचीले और कठोर दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में जब संशोधन आसानी से किए जा सके तो उन्हें लचीला संविधान माना जाता है, तथा जब संशोधन प्रक्रिया जटिल होती है तो उस स्थिति में उसे कठोर माना जाता है। 8वीं विशेषता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश की न्यायपालिका संविधान तथा मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करती है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो संविधान तथा मूल अधिकार, जो हमें मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके संरक्षण के रूप में कार्य करती है। कौन कार्य करती है? न्यायपालिका। यदि विधायिका कोई भी कानून बनाती है या फिर कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करती है जिससे मूल अधिकारों अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित करता है। दोस्तों यदि विधायिका कोई कानून बनाती है या फिर कोई कार्यपालिका ऐसा कोई आदेश जारी करता है जिसमें मूल अधिकारों, आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं अथवा संविधान का उल्लंघन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। अगली विशेषता है पंचायती राज की स्थापना। भारत में न केवल पंचायती राज की स्थापना की गई बल्कि उसे संवैधानिक स्वरूप भी प्रदान किया गया। पंचायती राज को यह संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? 1992 ईस्वी में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया।
उसी वर्ष 1993 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप भी प्रदान किया गया। पंचायती राज्य को लागू करने वाला भारत का पहला देश है राजस्थान। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। दोस्तों, प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत में किस राज्य में स्थापित की गई या उसकी स्थापना की गई? राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, न कि राज्य का। कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, न कि किसी राज्य का। कोई भी भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो, वह समान रूप से भारत का नागरिक होता है। दोस्तों, हमारे देश में एकल नागरिकता प्रदान है, मतलब कि अगर आप किसी भी राज्य में पैदा हुए हैं, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप कहलाएंगे भारत के नागरिक। आपातकाल। दोस्तों, अगली विशेषता है आपातकाल। इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल को किस देश के संविधान से? हमारे देश के संविधान में लिया गया है, जर्मनी के संविधान से। संकट के समय आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं उसे जान लेते हैं। पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। इस स्थिति में अनुच्छेद 352, दोस्तों ये अनुच्छेद 352 में है। मूल संविधान में इनके स्थान पर आंतरिक अशांति था। दोस्तों, जब मूल संविधान बना था उस समय इनके स्थान पर आंतरिक अशांति थी, लेकिन फिर बाद में इसे चेंज कर दिया गया अनुच्छेद 352 में। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर आपातकाल लगाया जाता है 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत। तीसरा है भारत की वित्तीय स्थिरता या फिर प्रत्यय संकट होने पर अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप हिंदू धर्म के नहीं है तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को स्वीकार करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। राज्य से सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने तथा संचालन, चल अथवा अचल संपत्ति रखने का अधिकार होगा। दोस्तों, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कि आपको जैसे कोई धर्म है, आप किसी भी धर्म के हो तो आपको नौकरी देने में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप किसी हिंदू धर्म के नहीं हो, किसी और धर्म के हो तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये हमारे संविधान में कहीं पर नहीं लिखा गया है। आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको किसी धर्म को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगली विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। संविधान में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है, जिसमें शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ जिला न्यायालयों का प्रावधान है। संविधान में न्यायपालिका का प्रावधान है शिखर पर, यानी कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय है। फिर उसके अधीन उच्च न्यायालय के अधीन कौन है? जिला न्यायालय है। अगली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना। संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व राज्य संपन्न राज्य की स्थापना की गई है। संपूर्ण प्रभुत्व का आशय है
संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति निर्धारित करता है तथा उस पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी विदेशी दबाव नहीं है। भारत दोनों ही क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी कि भारत पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है। अगली विशेषता है संघात्मक शासन की स्थापना। भारत 29 राज्यों का एक संघ है। भारत में केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान ने शक्तिशाली संघीय शासन की स्थापना की है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। अगली विशेषता है संसदीय शासन। भारत का संविधान देश में संसदीय व्यवस्था का प्रयोजन करता है, जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है तथा वास्तविक कार्य मतलब जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। उसका जो कार्य होता है वो कौन करता है? इसके कार्य शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत में संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इसको कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लैंड से लिया गया है। अगली विशेषता है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य की स्थापना का संकल्प व्यक्त किया गया है। गणराज्य का क्या तात्पर्य है? गणराज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य जिसमें शासन का प्रावधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणराज्य का तात्पर्य क्या है? गणराज्य का तात्पर्य है कि जिसमें शासन का प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा शासित होता है, जनता द्वारा चुना जाता है। हमारे शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। हमारे शासन का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है। उसका निर्वाचन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। जनता जिन्हें निर्वाचित करती है, जिन्हें चुनती है, वो जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अतः भारत में सदियों से चली आ रही राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को समाप्त करके गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापना की गई। दोस्तों, राजतंत्रात्मक क्या है? ये शासन क्या है? मतलब कि राजाओं का शासन। जैसे कि कोई राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन गणतंत्रात्मक शासन में ऐसा नहीं है। आप योग्य हैं तो आप भी बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।